हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, करंट की कुछ न्यूज को लेकर के अगर खास तौर से हिस्ट्री की होती है तो मैं उसको जरूर आपके समक्ष लेकर के आता हूं। हालांकि इतिहास में बहुत कम खबरें रहती हैं जो आपके काम की हो, क्योंकि अपडेशंस इतिहास में बहुत कम होते हैं, क्योंकि पास्ट है वो। बट पास्ट से ही रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण हिस्ट्री का एक पहलू है जो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। आप लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री रिच आर्ट एंड कल्चर से भरा हुआ है। मतलब बहुत रिचेस्ट हिस्ट्री है अगर हम आर्ट एंड कल्चर की इंडिया की बात करते हैं तो। उसी से जुड़ा हुआ आज का एक मुद्दा है जो आपको आज के सेशन में मैं डिस्कस करते हुए नजर आऊंगा। आपने भी शायद इस खबर को सुना होगा, नहीं सुना है तो आपको मैं इसके पूरे आयाम बताने का प्रयास करूंगा। ब्रिटेन, जो कि हमारे यहाँ का एक औपनिवेशिक शासक रहा है, उसने अभी हाल ही में, या उसकी तरफ से अभी हाल ही में घोषणा करी गई है 500 साल पुरानी एक कांस्य प्रतिमा को लौटाने की। ये तो बात हुई लौटाने की, लेकिन इसके बारे में कौन बात करेगा कि कितनी लूट करके वो ले गए मूर्तियां, खास तौर से आर्ट एंड कल्चर की। देखिए, ब्रिटिश लूट की अगर हम बात करेंगे तो उसको आज इस चैप्टर में पूरी तरीके से कंपाइल कर पाना ये संभव नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई एक तरीके की लूट नहीं करी है, कई तरीकों की लूट हैं। जैसे कि ये कुछ एंटिक्विटीज हैं जिनको उन्होंने लूटा है, कुछ आइडल्स हैं जिनको वो ले गए हैं, कुछ प्रीसियस स्टोन्स हैं जिनको उन्होंने यहाँ से लूट करके अपने संपत्ति में हासिल कर लिया है या शामिल कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने भारत से न जाने कितनी धन दौलत लूट के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा होगा, हमेशा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हुआ है भारत से ब्रिटेन की तरफ, उसके अंतर्गत आप पढ़ते होंगे इसके बारे में। तो वो भी एक लूट का है, वो रुपयों मॉनेटरी फॉर्म में गया है, ये तो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है। अगर आप देखेंगे ये सारी जो चीजें हैं वो लूट करके ले गया। न जाने कितनी संस्कृति को उसने बर्बाद किया है और वहां से सारी चीजें उस अपने प्रॉफिट के तौर पर उन्होंने कमाई हैं। तो ये सब अलग अलग आयाम हैं। तो उनमें में से जो आइडल्स या उस तरीके की जो प्राचीन जो चीजें हैं वो जो लूट करके ले गए हैं, आज उनके विषय पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम जो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ से धन लूट करके धन निकासी जो हुई है उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे फिर कभी। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या सच में जो उन्होंने लूटे हैं हमारे यहाँ के खजाने, उनकी अब ये कभी कभी वापसी करने की बात करते हैं। कुछ चीजें वापस आई भी हैं, और औपनिवेशिक शासन में केवल यही नहीं, अन्य लोग भी शामिल होते हैं। तो वो सब लोग जो यहाँ पर औपनिवेशिक शासन में शामिल होते हैं उन्होंने भी कुछ चीजें वापस करी हैं। जैसे कुछ चीजें अलग अलग फ्रांसीसी गवर्नमेंट्स की तरफ से वापस करी गई, क्योंकि आपको ही मालूम है फ्रांस भी अपने औपनिवेशिक शक्तियों को बढ़ाता था। तो क्या उनके काले इतिहास को इन वापसी से मिटाया जा सकता है, ये प्रश्न बनता है। इसका उत्तर हम सेशन के अंत तक जान लेंगे, लेकिन सेशन के अंत तक बने रहने में आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। एक तो ये क्या है और कौन सी मूर्ति वापस हो रही है, और उससे संबंधित जो कला एवं संस्कृति है, कला एवं संस्कृति का जो पार्ट है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज के इसी टॉपिक से रिलेटेड एक आपको MCQ भी एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा, और एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा फॉर मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग। तो आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि सेशन के अंत तक बने रहिएगा, वो आपको लिखने में आपको सहायता जो है वो प्रदान होगी वहां से। ठीक है, तो अंत तक देखिए और बाद में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अभी हाल ही में खबर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू रिटर्न 500 years old स्कल्पचर ऑफ हिंदू संत टू इंडिया। एक हिंदू संत की फोटो है, माफ कीजिएगा, मूर्ति है। उस मूर्ति को वापस लौटाने की बात यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करी है, और ये वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसने कुछ समय पहले ही, अभी हाल ही में आपने देखा सुना होगा कि यहाँ के कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को रेसिज्म का सामना करना पड़ा था, नस्लवाद का सामना करना पड़ा था। आज इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 500 साल पुरानी प्रतिमा जो यहाँ से लूट के ले जाई गई थी, जिसके बारे में इंडियन हाई कमीशन जो है वो ये दावा करता है कि संभवतः इसे यहाँ से लूट करके ले जाया गया था, तो उसी मूर्ति को वापस करने की बात यहाँ पर करी जा रही है।
ये मूर्ति प्रसिद्ध आलवर या अलवार जो संत हैं उनसे रिलेटेड है, और आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको खबर में बताया कि ऑक्सफोर्ड विद्यालय जो है उसने एक हिंदू संत की 500 वर्ष पुरानी जो मूर्ति है उसको वापस किया है। तो ये संत कौन है, उनकी मूर्ति आपको यहाँ पर दिख रही होगी, लेकिन मूर्ति देख करके आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि संत है तो संत की मुद्रा में होने चाहिए। यहाँ तो एक वॉरियर टाइप की मुद्रा आपको इनकी देखने को मिल रही है। एंड अगेन इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जिस धातु से बनी है वो धातु कौन सी है, वो कांसा है, यानी कि कांसे की मूर्ति है, ये कांस्य प्रतिमा है। पहली बात तो ये है कि ये कांस्य प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा है। और ये कांस्य प्रतिमा अगर हम तमिलनाडु की हिस्ट्री की बात करें या फिर सदर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट टाइम में या संगम एरियाज के जो जगहें हैं वो वहां सब में आपको ये कांसे की मूर्ति बहुत देखने को मिलेगी। चोलाज जो हैं या चोल शासक जो रहे हैं उन्होंने कांसे की प्रतिमा में एक अच्छा खासा उन्नत प्रदर्शन किया हुआ है, और लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस समय ये प्रतिमाएं बनाई जाती थी। बहरहाल ये कांसे की प्रतिमा है, एक चीज इसमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो इसमें ध्यान रखने लायक है वो ये है कि ये प्रतिमा जो है वो त्रिभंग मुद्रा में बनी है। किस मुद्रा में बनी है, त्रिभंग मुद्रा में बनी है। तो साउथ की ये एक और मूर्ति है जो आपको त्रिभंग मुद्रा में देखने को मिल रही है। यहीं से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं मैं उनसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो साउथ में गए थे इलेक्शन के तकरीबन अंतिम चरण के दौरान, कन्याकुमारी गए थे। वहां पर उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना की थी। वहां पर भी मैंने एक बड़ी सी मूर्ति जो तमिल संत है उनकी मूर्ति की चर्चा करी थी, और वहां पर भी उनकी मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में बनी हुई है। आपको बताना यह है कि वो मूर्ति किसकी है, और उसके बारे में जानने के लिए आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल वाला जो करंट अफेयर्स का वीडियो है आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल की उसमें बताई है। वापस आते हैं, ये मूर्ति फिलहाल किसकी है, ये मूर्ति है तिरुमंगलय्यवार, ये एक साथ नाम लिखा हुआ है, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं इस रूप में, तिरुमंगई अलवार। तो तिरुमंगई अलवार के नाम से संत हैं, उनकी ये मूर्ति है। ये भारतीय दावेदारी है। तकरीबन 60 सेंटीमीटर ऊंची ये कांस्य की प्रतिमा है, जो कि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक संग्रहालय में रखी जिसका नाम है एशमोलियन म्यूजियम, इसमें रखी गई थी। और अब जब भारतीय दूतावास की तरफ से इस चीज का दावा किया गया है, भारतीय उच्चायोग की तरफ से इस चीज का जब दावा किया गया है, तो उस तमिल कवि और संत की जो मूर्ति है उसको वापस करने की बात करी गई। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि यह मूर्ति तकरीबन 16वीं सदी के आसपास की देखी हुई मानी जाती है। तो अब ये सारी चीजें शुरू कहां से हुई, अगर इनके खबरों की तरफ चलते हैं, इनके बात को पता करें तो हमको ये पता चलता है कि बेसिकली ये जो चीज है इसकी शुरुआत होती है तकरीबन 2022 से, तकरीबन 2022 से। 2022 में आप देखेंगे इसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर भी इनके उपनिवेश हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के उपनिवेश हुआ करते थे। तो वहां पर नाइजीरिया ने इनसे अपने कुछ बेनिन ब्रॉन्ज जो हैं वो मांगे हैं। बेनिन ब्रॉन्ज कुछ इस तरीके के छोटे छोटे टैबलेट्स हैं जो ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, जो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। तो 2022 में इसकी मांग करी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने घोषणा करी कि हम इसे नाइजीरिया को वापस करेंगे। नाइजीरिया को क्या करेंगे, नाइजीरिया को इसको हम वापस करेंगे। तो ये जो टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स भी कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन की लूट को रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक ये जैसे इसको लूट करके वो ले गए। साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स तोड़े गए थे। तो आप मध्यकालीन भारत में भी आप पढ़ते हैं कि बहुत सारे टेम्पल्स तोड़े गए और शासकों ने उसे लूटा। उसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने भी अपने व्यापार के दौरान इस तरीके के टेम्पल्स में लूट इत्यादि करी हैं।
और यहाँ पर भी एक अफ्रीकी देश में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी लूट का एक इतिहास हमको देखने को मिलता है कि 1897 में वहां पर एक व्यापार विवाद हुआ था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड ये जो रीजन्स हैं उनके बीच में, और उन्होंने अपने उस व्यापार में होने वाले नुकसान की भरपाई के तौर पर वहां से बहुत ही कह सकते हैं कि प्राचीन जो बेनिन ब्रॉन्ज जो है उनको ले लिया था और लेकर के मार्केट में, ब्रिटेन की मार्केट में उसको सेल कर दिया था, और उससे होने वाला जो लाभ है उससे आर्थिक लाभ उन्होंने कमाया था। तो उसी को यहाँ पर वापस करने की मांग, यानी बेनिन ब्रॉन्ज को वापस करने की मांग 2022 में नाइजीरिया ने करी थी। इसको वापस करने की इनकी जो मांग है उसे इस यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था। यहीं से चीजें की बात आगे शुरू होती है, और फिर अभी आप देखेंगे कि मार्च 2024 में 11 मार्च 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जो परिषद है, काउंसिल है, उसने भारत की इस मूर्ति को वापस करने की जो मांग है उसे स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद जो है, क्योंकि उसमें भारतीय उच्चायोग के दावे का समर्थन हुआ है, और ये एक्सेप्ट करने के बाद जो है उन्होंने जो चैरिटी काउंसिल है उस चैरिटी काउंसिल के पास में ये बात भेज दी कि आप इसे अप्रूव करेंगे तो हम ये मूर्तियां वापस करेंगे। सो अब ये अप्रूव हो गया है 2 दिन पहले, और अब जो है ये मूर्ति भारत में वापस आ जाएगी। सो ये ओवरऑल आपको मालूम चला कि ये खबर है, लेकिन इस खबर में दोनों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन लोगों के पास लूट के बहुत सारे सामान रहे हैं। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो भारतीय ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो अलग अलग औपनिवेशिक देशों में गई, जिनको आज भी भारत वापस करने की मांग रखता है लेकिन वापस नहीं आता। जब भी हम किसी भारतीय चीज की वापसी की मांग करते हैं तो उसमें सबसे पहला एक और जो नाम आता है वो है कोहिनूर। अगर हम देखेंगे तो कोहिनूर कोहिनूर हीरा है, आपको मालूम है, और कोहिनूर हीरे का एक लंबा इतिहास है। गोलकुंडा के खान से निकल करके हीरा सल्तनत काल से चलता हुआ आधुनिक काल तक अपनी हमेशा के लिए ये कई बार जो है वो न्यूज में या खबरों में या चर्चा के विषय के रूप में आता रहता है, आपको मालूम ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी को ये भेंट किया गया था उसके दास के द्वारा, और तब से ये चर्चा में है। शुरुआत में कहते हैं इसका कोई खास नाम नहीं था, गोलकुंडा की खान से इसको निकाला गया, बेहद चमकदार हुआ करता था। तकरीबन 800 कैरेट के आसपास, लगभग 800 कैरेट के आसपास का ये हीरा, 795 के आसपास कैरेट है शायद, तो तकरीबन 800 कैरेट के आसपास का जो ये हीरा है, ये हीरा जो है वो अब तराशते हुए बिगेस्ट, हम डायमंड में से इसको एक मानते हैं, लेकिन अब ये बिगेस्ट डायमंड तराशते हुए तकरीबन 100 या 150 कैरेट के आसपास रह करके इसमें जो है वो लगाया गया था। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश महारानी जो है उनके क्राउन में इसको लगाया गया। और जब ब्रिटिशर्स ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, ब्रिटिश भारत का जो हिस्सा है उसमें आप देखेंगे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों के साथ उन्होंने जब अपने राज्य विस्तार करने शुरू किए, तो जब सिखों के ऊपर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, तो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान इसे पंजाब से, कहते हैं कि प्राप्त किया था लीगली, ठीक है, और इसे जो है भारत भेज दिया गया था। और ये सारी बातें आपको मालूम ही होंगी, इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो पंजाब है वो काफी कमजोर हो गया, और उत्तरवर्ती जो पंजाबी, या हम कह सकते हैं जो पंजाब के जो शासक हैं, वो उतने ज्यादा योग्य साबित नहीं हुए, क्योंकि दरबार में जो है बहुत सारी गुटबंदियां होनी शुरू हो गई थी। इसका फायदा उठा करके ब्रिटिशर्स ने ये एक्सपेंशन करने शुरू किए थे, इसको एक्सटेंड करना शुरू किया था। तो वो एक्सटेंशन हमको देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसी सभी क्रम में ये जो हीरा है वो लंदन चला गया, और फिर उसको तराशते हुए ब्रिटेन के ताज में रखा गया था। अब इसकी दावेदारी इसी वजह से भारत करता है क्योंकि भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वर्तमान समय में ये लंदन टावर के ज्वेल हाउस में है, लेकिन इसके दावेदारी ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान इत्यादि भी करते हैं। उसका रीजन ये है कि आपको मालूम होगा कि 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था, जो कि पर्शियन था। उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो अफगानी हुआ, तो और पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा रहा है एक समय में। सो उस इतिहास से जुड़े हुए, उस कोहिनूर के इतिहास से जुड़े हुए ये 3 कंट्रीज और हैं जो इसकी वापसी की मांग करते हैं।
जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब से लेकर के आज तक लगातार इसकी मांग की जा रही है, बट अभी तक ये कोहिनूर हीरा वापस नहीं आया है। तो कोहिनूर हीरे को भारत वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, एक बार जरूर प्रकट कीजिएगा, क्योंकि ये हीरा वस्तुतः भारत के ही भूमि में, भारत की ही खान में खोजा गया, भारतीय शासकों द्वारा इसको धारण किया गया, और आपको मालूम है कि जो तख्ते ताउस था, उस तख्ते ताउस में ही ये कोहिनूर हीरा लगाया गया था, जिसको नादिर शाह उठा करके फारस ले गया था। तो एक लंबा इतिहास है, आप सल्तनत काल से मुगल काल और वो भी उत्तर मुगल काल तक, नादिर शाह का जब आक्रमण भारत में होता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, तब तक एक लंबा इतिहास है कोहिनूर हीरे का। इतने लंबे इतिहास की महत्वता रखने वाला कोहिनूर क्या वापस आना चाहिए, या फिर उसे यूं ही कह देना चाहिए कि औपनिवेशिक सरकार ने उसे प्राप्त किया था। तो यहाँ पर प्राप्त करने की भी कंडीशंस थी, है ना। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि जो चीजें वापस हुई, अगर उन क्रम में देखें तो अभी लेटेस्ट जिस पे हम बात कर रहे थे कि तिरुमंगलय्यवार जो है उनकी मूर्ति वापस हो रही है, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे, इस मूर्ति की और डिस्कशन करेंगे। लेकिन कुछ और चीजें हैं जो औपनिवेशिक लूट का हिस्सा रही हैं, जो वापस आई हैं। इनमें एक नाम आपको वृषानन योगिनी का देखने को मिलेगा। वृषानन योगिनी की ये मूर्ति आप देख रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि तकरीबन 400 किलोग्राम भार की ये मूर्ति है, जो कि फ्रांस में मिली थी। अब ये फ्रांस कैसे पहुंची, यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि हर चीज में इन्वॉल्वमेंट सीधे गवर्नमेंट का भी नहीं होता था। कई बार ये तस्करी के माध्यम से पहुंचती थी, जिनमें कई बार इनके हिडन सपोर्ट्स भी हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तस्करी के माध्यम से चीजें पहुंचाई जाती थी। तो माना जाता है कि ये मूर्ति शायद तस्करी करके फ्रांस पहुंचाई गई थी। फ्रांस में इस मूर्ति को देखा गया। तो जिनके पास में ये मूर्ति थी वो एक संग्रह करता हुआ करते थे, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जो मतलब कला एवं संस्कृति को बहुत प्रेम करने वाले एक व्यक्ति थे, फ्रांसीसी थे। उनके पास में इसको देखा गया और उनके पास में रहा, उनको बेचा गया किसी के द्वारा। तो ये हमेशा उन संग्रहकर्ता के पास रही। बाद में कहा जाता है कि जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी वाइफ ने जो है उस मूर्ति को 2008 में पेरिस में भारतीय दूतावास को सौंप दिया था। और फिर फाइनली ये मूर्ति जो है 2013 में दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में लाकर के इसको रखा गया। तो ये भी उसी तरीके की एक मूर्ति है जो आप यहाँ पर वृषानन योगिनी के तौर पर ध्यान देते हैं। इसी तरीके की एक मूर्ति जो आप फ्रांस से भारत की ओर लाते हुए देखते हैं, इसी तरीके की एक मूर्ति आपको अजानन योगिनी की देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो बकरी के शीश वाली मूर्ति, ठीक है। जैसे ये वाली जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये वृषभ यानी कि बैल का जो सर है, शीश है, उस तरह से दिख रहा है आपको। और यहाँ पर ये बकरी का शीश आपको देखने को मिल रहा होगा, बकरे के शीश वाला देखने को मिलेगा। तो अजानन आप इसको बोल सकते हैं। ये लोखड़ी जो गांव है चित्रकूट के पास में आपको देखने को मिलेगा। वहां के मंदिर से इसको जो है वो तस्करी करके, यानी कि गैर कानूनी तरीके से इसको ले जाया गया था और इसको जो है बाद में इंग्लैंड में इसको खोजा गया या इंग्लैंड में इसको पाया गया। ये खोई हुई मूर्ति अंततः इंग्लैंड में जाकर के मिलती। तो इंग्लैंड में कैसे मिली, स्वाभाविक सी बात है, ये भी एक लूट का हिस्सा रहा है। ये भी मूर्ति पत्थर की बनी हुई है। आप देखेंगे कि जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर चंदेल शासकों का शासन रहा और चंदेल शासक जो हैं वो मंदिर वास्तुकला और मूर्ति वास्तुकला के लिए ठीक ठाक तरीके से जाने जाते हैं और मंदिर वास्तुकला तो बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। तो वहां आप देखेंगे 64 योगिनी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। 64 योगिनी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि चित्रकूट के पास में जो ये लोखड़ी गांव है वहां पर एक 64 योगिनी मंदिर है, ठीक है। तो वहां से बिलोंग करती हैं ये दोनों मूर्तियां, ये दोनों योगिनी की मूर्तियां। इस तरीके की 64 योगिन हैं, उनमें से इस तरीके की 2 मूर्तियां जो कि आप वापस आती है तकरीबन 2022 के आसपास ये वाली मूर्ति जो है वो भारत आई। तो ये कहां से वापस आई, ये ब्रिटेन से वापस आई, इंग्लैंड से, ठीक है। आप देखते हैं कहां से वापस आई, इंग्लैंड से वापस आती है। तो ये भी हमारे पास में वापस आई। इसी तरीके से एक नटराज मूर्ति की बात है। नटराज की एक कांस्य प्रतिमा है जिसको कुछ लोगों ने चुरा करके ऑस्ट्रेलिया में बेच दिया था। ऑस्ट्रेलिया में इसको भेज दिया गया था और 2014 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा इसको भारत को लौटा दिया गया।
तो ये एक बड़ी बात है। वहां पर इसको भेज दिया गया, वहां की आर्ट गैलरी में उसको लगाया गया था। फिर भारत सरकार की तरफ से अप्रोच जब किया गया तो 2014 में इस नटराज मूर्ति को भारत में वापस कर दिया गया। नटराज मूर्ति का अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं कि कल्चर है। आप देख सकते हैं भगवान नटराज, भगवान शिव जो है यहाँ पर नट की मुद्रा में, नटराज की मुद्रा में आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरी तरीके से मूर्ति प्रतीकात्मक है। चोल वंश में इस मूर्ति को बनाया गया था लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, ठीक है। कांसे की यह मूर्ति बनाई गई थी और इसके हर एक तत्व में कई सारे प्रतीक जो है वो छुपे हुए होते हैं, जिसके ऊपर मैं एक लेक्चर ले चुका हूं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल। इसके अलावा भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा है जो 2018 में लंदन में देखी गई थी। ये किस प्रकार से पहुंची इसका भी कोई इतिहास देखने को नहीं मिलता, लेकिन वहां पर लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस है उसमें जो है उन्होंने जो है इस मूर्ति को वापस लौटाया है। इसका मतलब ये भी गैर कानूनी तरीके से वहां पर पहुंच गई। ये भी कांसे की प्रतिमा है महात्मा बुद्ध की। और इसी तरीके से 2021 में जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे तो अमेरिका ने उस समय तकरीबन 157 कलाकृतियां और पुरावशेष जो है वो वापस किए थे। विश्व भर में न जाने कितने ऐसे देश जिसमें भारतीय संस्कृति के अवशेष लूट करके ले जाए गए और वहां तक पहुंचाए गए। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। हमको ये समझना है कि भाई ये मूर्ति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधे आ जाते हैं जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी खबर है उसका आर्ट एंड कल्चर से क्या लेना है। तिरुमंगलयाल वर जो है उनकी जो मूर्ति है वो किससे बिलोंग करती है, वो आर्ट एंड कल्चर जो है उससे कैसे बिलोंग कर रही है। तो ये चीज हमको यहाँ पर आइए आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तिरुमंगई या तिरुमंगय ऐसे कई करके प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट में अलवार इसके साथ एक नाम शब्द जुड़ा हुआ है तो इनके साथ में नाम जुड़ा है। तो तिरुवंगलयवार एक साथ इनका नाम है। इन्हें हम थिरुमंगई मन्नान के नाम से भी जानते हैं और इनकी कुछ उपाधियां हैं जैसे नरकवि पेरुमल और परकला, ये कुछ उपाधियां हैं। मैं शुरुआत में चर्चा कर रहा था कि जो ये मूर्ति आप देख रहे हैं ये आखिर एक संत की मुद्रा में क्यों नहीं है, ये एक वॉरियर की मुद्रा में क्यों है। तो इसका जो कारण है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक तमिल कवि रहे हैं और तमिल कवि भक्ति आंदोलन से संबंधित रहे हैं। ये पहली बात तो आपको ये समझना है कि भक्ति आंदोलन संबंधित है। तो जब आप भारत में पर्टिकुलर इस टॉपिक को अगर आप समझेंगे, अलवार और नैनार मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये भारत में भक्ति आंदोलन जो है, भारत में जो भक्ति आंदोलन है उससे जुड़े हुए टर्म्स हैं। और भारत में भक्ति आंदोलन में आप 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, 7th से 12th सेंचुरी के बीच में काफी सारे आप आंदोलन देखते हैं। और ये आंदोलन शुरू होते हैं दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत उत्तर भारत दोनों तरफ से हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे, तो खास तौर से जो तमिलनाडु वाला जो इलाका है, उस तमिलनाडु वाले इलाके के आसपास आपको ये भक्ति आंदोलन काफी अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। और वो जो भक्ति आंदोलन मिलेंगे उसकी जो हेडलाइन आपको मिलेगी या हेडिंग मिलेगी वो मिलेगी अलवार एंड नायनार के रूप में, अलवार और नायनार संत के रूप में, ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अलवार और नयनार संत के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो अलवार और नयनार संत के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें से अलवार की अगर हम बात करें तो ये भी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं और ये भक्ति आंदोलन से इस प्रकार से जुड़े हुए लोग हैं कि इसमें जो वैष्णव संत हैं, वैष्णव जो संत हैं वो उनको अलवार कहा जा रहा है और नैनार जो हैं वो शैव हैं। बस ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात, साउथ में उस समय हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में जो विसंगतियां हैं, जाति प्रथा इत्यादि जो है उसको लेकर के जो विसंगतियां हैं, उनके विरुद्ध इन दोनों ने अपना आंदोलन किया है, जबरदस्त तरीके का आंदोलन किया है। तो ये जाति प्रथा, छुआछूत, इन सब के खिलाफ जो है, अनटचेबिलिटी, इन सब के खिलाफ आंदोलन करते हैं और ये प्रदर्शित करते हैं कि धर्म या जाति जो है
ये धर्म जो है वो इस तरीके से जाति भेद और ये सब चीजें नहीं करती है। तो इसके खिलाफ कैंपेनिंग की गई है और ये यूनिवर्सली अगर किसी एक मत को लेकर के चलते हैं, जैसे शैव मत को लेकर के चलते हैं या वैष्णव मत को लेकर के चलते हैं और उसी से उद्धार का जो माध्यम है, मोक्ष का जो माध्यम है, उसको करने की बात कहते हैं और ये कहते हैं ये किसी को भी मिलेगा, जो कि उस समय प्रचलित तौर पर देखा जाए तो ये सबके लिए लागू नहीं होता था। तो उन्होंने दिखाया है कि ये सबके लिए किया जा सकता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो उस रूप में आप देख सकते हैं। अलवार्स की अगर हम बात करें तो अलवार में 12 संत हैं, जिनमें से अंतिम संत के तौर पर तिरुमंगलवार को का नाम जो है वो लिया जाता है। तो 12 संतों में से एक हैं। हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा से इनकी संबद्धता है। इन्होंने कई सारे छंद लिखे हैं, जिनमें इनके छंद सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और ये तकरीबन 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में ये इस आंदोलन की शुरुआत देखी जाती है। अच्छा, कुछ जो आधुनिक जो संत हैं, आधुनिक जो इतिहासकार हैं, वो इन्हें 16वीं शताब्दी के आसपास का मानते हैं और कुछ जो है इन्हें 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं। तो इसको लेकर के अभी कुछ मतभेद हैं इतिहासकारों में। तो दोनों पक्ष मैंने आपको बताया, जैसे शुरुआत में 16वीं शताब्दी का भी बताया, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के इस आसपास भी लोग मानते हैं इसको। अब इन अलवार संतों ने जो अपने कविताएं करी हैं, जो उपदेश दिए हैं, कविताओं के रूप में हैं, तो उन कविताओं का एक संग्रह है जिसको हम लोग दिव्य प्रबंधम के नाम से जानते हैं, जो तमिल भाषा में लिखा गया। तो तमिल कविताएं अक्सर जो है ये लोग इस्तेमाल किया करते हैं, तो तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए, तो एक तो मैंने जाति प्रथा का विरोध बताया कि भाई वो लोग जाति प्रथा का विरोध करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि कर्मकांड इत्यादि का और अनुष्ठान इत्यादि का भी विरोध करते हैं। ये विसंगतियां हैं जो उस समय हिंदू रिलीजन में बहुत ज्यादा व्यापित हो गई थी, जिससे जो पुरोहित वर्ग है वो सर्वोच्च हो गया और अन्य वर्गों को डिस्क्रिमिनेट किया गया कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। तो इन सब चीजों का इसमें विरोध किया गया। दूसरा, महिलाओं के प्रति भी कई बार आप देखते हैं कि इसमें समानता नहीं देखने को मिलती। तो इसमें एक महिला संत भी हैं जिनका नाम है अंडाल या आंडाल। तो एक महिला संत हैं जो अलवार के रूप में आपको याद रखनी, अलवार्स के रूप में। तो बेसिकली अलवार्स क्या है वो आपको समझ में आया होगा। दूसरा टर्म मैं आपको नयनार का बता रहा हूं। नयनार जो है वो शिव भक्त हैं, यानी ये शैव हैं। और जहां उनमें अलवार्स में आप 12 संत देखते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 36 संत हैं, यानी माफ कीजिएगा 63 संतों का ये पूरा एक ग्रुप है। इनका खास तौर से जो विरोध रहता है वो सभी जो जातियों को लेकर के छुआछूत उस समय बहुत चलता था उसको लेकर के रहा है। यानी कि जो कास्टिज्म है या छुआछूत जो है, अनटचेबिलिटी जो है, उसके खिलाफ इन्होंने कैंपेनिंग खूब सारी करी है और मोक्ष के माध्यम के तौर पर इन्होंने भगवान शिव को जो है अपनाया है। शिव एक लिंगी जो शिव है उनको, उनकी उपासना इन्होंने करी। इसमें भी 6वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास आप देखेंगे कि तमिल कवियों का ये एक ग्रुप रहता है जिसमें गीत और कविता के माध्यम से जो चीजें हैं वो प्रोपगेट की जाती हैं, लोगों को धर्म की तरफ जोड़ा जाता है, धर्म में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करी जाती हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 63 जो है आपको शैव संत देखने को मिलेंगे। इसमें भी एक स्त्री भक्त आपको देखने को मिलती है, महिला संत आपको इसमें देखने को मिलती है, जिनका नाम है करेक्कल अम्मैयर। ठीक है, तो करेक्कल अम्मैयर इसमें महिला संत है और उसमें आपने अंडाल का नाम सुना है जो कि महिला संत है। और इन लोगों ने साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो चलाए हैं। तो ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि अलवार और नयनार क्या है और ये संत जो है इतने क्यों स्पेशल है। अंत में आपको बता दूं कि जो तिरुमंगलयवार जो है ये जो मूर्ति में जो योद्धा के तौर पर दिखाए जा रहे हैं वो इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि तिरुमंगलयवार जो है उनके जो पिता थे, ऐसा माना जाता है कि वो पूर्व में जो चोल शासक इत्यादि हुआ करते थे, वो उनके जो उनके भी जो पूर्वज हुआ करते थे वो चोल शासकों के समय में सेनानी हुआ करते थे। तो ये भी सेनानी थे। शुरुआत में इन्होंने भी मतलब युद्ध किए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये टेम्पल्स बनवाने का काम करते थे, लेकिन इनके पास में पैसे नहीं होते थे, इसलिए कई जगहों पर ये व्यापारियों को लूट लिया करते थे, ऐसा भी मान्यता है। इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन किदवंतियां जो हैं उसमें ये सारी कथाएं चलती हैं। तो कुछ लोग इन्हें शुरुआत में डाकू के तौर पर देते हैं और वो डाकू जो है उनको एक दिन इसी तरह का जब वो लूटपाट कर रहे हैं तो उसमें उनको भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं और विष्णु जी के प्रभाव से ही वो वैष्णव पदीन हो जाते हैं, अर्थात वैष्णव संत हो जाते हैं। और तब वो आगे तमिल संत के तौर पर
बढ़ते हैं। तो शुरुआती जीवन को शायद वहां पर चरित्र के तौर पर दिखाया गया है, उस मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में दिखाया गया, 3 तरीके की जो त्रिभंग मुद्रा है उसमें। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो अंतर हैं आर्ट एंड कल्चर से संबंधित वो समझ में आ गए होंगे। चलिए अब समय है आज के टॉपिक से बनने वाले प्रश्न पर नजर रखने का। प्रश्न है, भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा। आप इस प्रश्न का उत्तर जो है मुझे लिख करके भेज सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर या फिर मेरे जो ईमेल आईडी है उस पर, ठीक है। तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा और जो चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों को जोड़ करके अगर आप लिखेंगे तो और अच्छी बात है और अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। साथ ही साथ डायरेक्टली आज का एक क्वेश्चन भी आपको मैं यहां पर दे रहा हूं कि अपने संदेशों को बढ़ावा देने और भगवान की प्रशंसा करने में भजन गाने के लिए अलवार और नयार के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन है, उस पर विचार कीजिए। उन्होंने अपने संदेशों को बढ़ावा देने और भगवान की प्रशंसा में भजन गाने के लिए तमिल का इस्तेमाल किया है। वे हिंदू समाज में प्रचलित जाति आधारित भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। महिला संतों ने अपने सामाजिक दायित्वों को त्याग दिया और साध्वी बन गई। इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है या कौन सा सही है ये आपको बताना है ABCD में। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट करके जरूर बताइएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है उसको मैं आपको अपने टेलीग्राम में दूंगा। बहरहाल जाते जाते मैं आपको सूचना दे देना चाहता हूं कि 10 मई से एक बैच शुरू हुआ है शाम को 6 बजे, जिसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि मई नहीं है, ये जून है, जिसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि जो है वो 15 जून है और 15 जून तक आप इसमें एडमिशन लेकर के 2025 के प्रिपरेशन के लिए अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। यह बैच हिंदी में भी शुरू हो रहा है ज्योग्राफी विषय के साथ। अगर आप हिंदी के अलावा किसी अन्य विषय में कंफर्ट महसूस करते हैं जैसे इंग्लिश और इंग्लिश में, तो आप इस लैंग्वेज में भी आप इसका चयन कर सकते हैं। इंग्लिश में पॉलिटी और इंग्लिश में ये मॉडर्न हिस्ट्री के साथ शुरू हो रहा है। इंग्लिश का मतलब इसमें स्टडी जो है वो आपकी इंग्लिश में होगी और स्टडी जो है वो बाइलैंग्वेज होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और जो मटेरियल है वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इंग्लिश का मतलब इसमें आपको पढ़ाया भी इंग्लिश में जाएगा और मटेरियल भी आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे। हिंदी में आपको पढ़ाया हिंदी में ही जाएगा और मटेरियल जो है वो आपको हिंदी में दिए जाएंगे। इसमें जो बुक्स आपके घर पहुंचेंगी 18 किताबों का पूरा वो सेट होगा और ये 18 की 18 किताबें जो हैं ये आपको हिंदी में ही मिलेंगी, ठीक है। इसमें सब कुछ स्टडी मटेरियल, टीचर्स, फैकल्टी, सब कुछ आपको हिंदी में ही मिल रहा होगा। ऑप्शनल अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हिंदी में आपके पास में 4 ऑप्शनल ओपन हैं और 4 ऑप्शनल्स में से आप देख सकते हैं चारों ऑप्शनल में इतिहास है, PSIR है, भूगोल है और हिंदी साहित्य है। इनमें में से किसी भी ऑप्शनल को आप परचेज करें, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें, VIRADLIVE, कैपिटल स्मॉल किसी में लिखिए, बस गैप नहीं देना है, बीच में स्पेस नहीं देना है। 15,999 में आपको ये बैच उपलब्ध हो जाएगा अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर ऑफलाइन बैचेस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन बैचेस भी हिंदी मीडियम के लिए ओपन हो चुके हैं। हिंदी मीडियम में अगर आप हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन बैचेस प्रयागराज में शुरू हो चुके हैं, जिसमें 14 जून से आपका पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बैच में भी एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए। उन्हें बताइए कि विरद सर ने भेजा है, वो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करवाएंगे आपसे, ठीक है। तो अगर आप कोड इस्तेमाल कर लोगे तो 74,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ये 1,20,000 में पड़ेगा, तो ये प्राइस महंगा हो सकता है, इसलिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अंत में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर virad.dubey के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसी पे आपको PDF और इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और अगर आप किसी ईमेल आईडी पर आंसर लिख करके भेजना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर आंसर लिख करके भेज दीजिएगा, लेकिन उसमें लिखिएगा YT यानी YouTube मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। इतना जरूर आप सब्जेक्ट में लिखिएगा जिससे कि मैं समझ सकूं कि YouTube से भेजा गया, YouTube के किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया ये मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जरूर लिख करके भेजिएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।